अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़मीर हैदर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पब्लिक पल्स। नाज़रीन, आज कल भी हमने सुना सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी से खिताब किया मियां नवाज शरीफ साहब ने अपनी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की पार्टी के साथ, और आज फिर दोबारा जो सेंट्रल वर्किंग कमेटी थी, इसमें इसाक डार भी थे, अमीर मुकाम, ख्वाजा साद रफ़ीक और तकरीबन सारे लोग मौजूद थे जो इनके जो मेंबर्स हैं PMLN के। और आज फिर उनका एक बयानिया सामने आया है, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन इस बयानिए से कुछ लोग ऐसे हैं जो PMLN के अंदर रहते हुए भी वो इस बयानिए से इत्तफाक नहीं करते। अशरफ अंसारी साहब MPA हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मैं चाहता हूं कि पहले उनसे बात कर ली जाए, फिर मैं आपको अपने गेस्ट से भी तारुफ करवा दूंगा। अशरफ अंसारी साहब, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। अशरफ अंसारी साहब, आज कल और फिर जो APC हुई थी उसमें हमने एक बयानिया सुना मियां नवाज शरीफ साहब का, और उसके बाद फिर एक और भी बयानिया आया जो आपने भी सुना होगा, जो मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार साहब ने बताया, जो DG ISPR हैं, कि आपकी पार्टी के एक सीनियर रुकन जो कि साबिक गवर्नर सिंध भी रह चुके हैं, मोहम्मद जुबैर साहब, वो भी मिले मियां जो आर्मी चीफ से और DG ISI से, और उसके बाद मामला भी सामने आ गए कि उन्होंने दरख्वास्त जो की वो भी आपको मालूम हो गई। अब ये सारे सिनेरियो में जो बयानिया इसी से शुरू हुआ है, जो आज भी हमने सुना है, आप क्या समझते हैं कि ये कोई दोहरा म्यार नहीं है PMLN की लीडरशिप का, कि एक तरफ वो अपने साथियों को भेजते रहे रिलीफ मांगने के लिए, और जिनको वाज़े तौर पर यह भी बता दिया गया कि जनाब जो मामलात लीगल हैं वो अदालतों में सेटल होंगे और जो मामलात सियासी हैं वो पार्लियामेंट में सेटल होंगे। तो आप क्या समझते हैं कि जो बयानिया इस वक्त चल रहा है इसके आप हामी हैं या नहीं हैं, और जो दोहरा मेयार है उस पर भी जरा थोड़ा सा कमेंट कर दें। जी अंसारी साहब। तो बहुत शुक्रिया जी। जो ताज़ा तरीन डेवलपमेंट्स है जी, उस पर तो बड़ी अजीबो गरीब सी सूरत हाल पैदा हो चुकी है। तो हमें तो खुद समझ नहीं आ रहा कि हमारी पार्टी लीडरशिप जो है वो किस डायरेक्शन में जा रही है, हम क्या फैसले करने जा रहे हैं। एक तरफ तो जो है एहतजाजी तहरीक शुरू की जा रही है, दूसरी तरफ जो है वो पार्टी के मुंतखब MPA साहिबान जो हैं उनको पार्टी से निकाला जा रहा है। एक तरफ अपने नुमाइंदे सुलह के लिए भेजे जा रहे हैं, दूसरी तरफ ऐसे बयानिए दिए जा रहे हैं जिनसे बराह रास्त जो है वो फौज पाकिस्तान को निशाना बनाया जा रहा है, एस्टेब्लिशमेंट को निशाना बनाया जा रहा है, और ऐसे बयानात दिए जा रहे हैं और बड़ी दीदा दिलेरी से दिए जा रहे हैं जैसे इंडिया के मौक़िफ़ को तक़वियत मिलती है। और इंडिया पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो क़यादत की तरफ से जो बयानात आ रहे हैं उनको लेकर अपने मज़मूम मकासद जो हैं उनकी तकमील के लिए उनको इस्तेमाल कर रहा है। तो बड़ी अजीबो गरीब जी सूरत हाल है। तो पूरी पाकिस्तानी कौम की तरह मैं भी इस वक्त इस मौजूदा सूरत हाल से बड़ा परेशान हूँ, और ये तो वक्त था कि पार्टी के अंदर इत्तेहाद और इत्तेफाक पैदा किया जाता और एक ऐसी डायरेक्शन जो है उसका तयन किया जाता जिससे कौम को ये मैसेज मिलता कि हम कल भी पाकिस्तान के साथ खड़े थे, पाकिस्तान के इदारों के साथ खड़े थे, जो पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली और सालमियत के ज़ाबित इदारे हैं, हम उनके साथ खड़े हैं। अगर इदारे पाकिस्तान की तरक्की खुशहाली बका के लिए, पाकिस्तानी कौम के इज्जत वकार के लिए, पाकिस्तानी कौम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अगर अफ़वाज पाकिस्तान और दीगर एजेंसी जो हैं वो अपनी जानों के नजराने पेश कर रहे हैं, तो फिर मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी होने की हैसियत से हम पर ये जिम्मेदारी आए। अशरफ अंसारी साहब, बिल्कुल, पहले जरा आपने 3-4 बातें की। पहले तो ये कि आपने कहा कि पार्टी के लोगों को, इलेक्टेड लोगों को निकाला जा रहा है, इस पे जरा थोड़ा सा मुझे बता दें कि क्या आपको नोटिस कर दिया गया है कि जी आप यू आर नो मोर विद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून? इसमें भी आज मीडिया पे खबर चली कि मुस्लिम लीग नून के जो 5 मुंतखब MPs हैं पंजाब असम्बली से, उनको जो है वो पार्टी से निकाल दिया गया है। तो मेरे लिए ये बड़ा हैरान कुन था कि ना कोई शोकाज नोटिस दिया गया, ना कोई जवाब तलबी की गई, ना कोई वजाहत मांगी गई। तो ये सब जज्बाती फैसले हो रहे हैं। तो ये समझ नहीं आ रहा कि
जैसे मैं पहले अर्ज कर चुका हूँ कि पूरी पाकिस्तानी कौम परेशान है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो वर्कर्स हैं वो परेशान हैं, वो मायूस भी है। बिल्कुल सही। अंसारी साहब, जाने हम किस बंद गली में लेके जा रहे हैं। अच्छा अंसारी साहब, मुझे एक बात बता दें कि क्या ये तादाद 5 ही है या आप समझते हैं कि एक बहुत बड़ी तादाद, क्योंकि अब से कुछ देर पहले मैं एक निजी टीवी पर आपका बयान सुन रहा था, आपने कहा कि बहुत बड़ी तादाद है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के इलेक्टेड एमपीएस की, जब आप अपनी महफिलों में बैठते हैं वो इस बयानिए से इत्तफाक नहीं करते जो मियां नवाज शरीफ और मरियम नवाज साहिबा इस वक्त लेकर सामने आई हैं। जी बिल्कुल, मैं पहले भी बहुत सारी जगहों पे ये बात कर चुका हूं कि जो बंदा जितनी बड़ी जिम्मेदारी वाली जगह पे होता है उसको उतनी ही ज्यादा जिम्मेदारी का जो है ना वो मुजाहरा करना चाहिए। तो कोई और करे ना करे, लेकिन हम अल्हम्दुलिल्लाह हम तो उस जिम्मेदारी का मुजाहरा करेंगे, क्योंकि मेरे हल्के के अवाम ने दूसरी दफा मुझ पर एतमाद का इजहार किया, दूसरी दफा मैं एमपी इलेक्ट हुआ हूँ। तो एक जिम्मेदार और मुहिब्बे वतन शहरी की हैसियत से मेरा ये फर्ज बनता है कि मैं ऐसा मौकफ इख्तियार करूँ, मेरे किरदार और अमल से ये चीज सामने आए कि मैं पाकिस्तानी कौम जो है उसके जज्बात की तर्जमानी कर रहा हूँ, ना कि मैं ऐसा किरदार अदा करूँ या ऐसा बयान दागूं जिससे इंडिया के मौकफ को जो है वो तकवीयत मिले। तो मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी होने की हैसियत से जिस तरह मैं मुल्क और कौम से प्यार करता हूँ और बिलाशुबह मुल्क और कौम से मोहब्बत जो है ये ईमान की निशानियों में से एक निशानी है। एमपीएस के आपस में राब्ते में रहते हैं, डिस्कशन होती रहती है, हम चीजें डिस्कस करते रहते हैं। तो मियां नवाज शरीफ का ये जो बयानिया जो उन्होंने अफवाज पाकिस्तान की मुखालफत में दिया है, एस्टेब्लिशमेंट की मुखालफत में दिया है, या कौमी सालमियत के राज जो है वो जज्बात में जो शेख खिताबत में या जैसे भी वो फाश कर रहे हैं, इससे हम सबको शदीद दचका लगा है। तो ये 5 एमपीए जिनको आज इन्होंने पार्टी से निकाला है, ये जिन लोगों ने मियां नवाज शरीफ की से ला ताल्लुकी का इजहार किया वो तो तादाद बहुत ज्यादा है जी, क्योंकि मेरे साथ राब्ते में मुझे तो पता रहती है। बहुत ज्यादा तादाद है, नंबर इस वक्त आप शायद हमें नहीं दे सकेंगे, बिल्कुल सही है। अब एक वक्त आता है जो एक एपीसी में डिसीजन हुआ था कि किसी एक टाइम पर आकर शायद ऑपोजिशन इस्तीफे देगी, तो ये उस बयानिए का हिस्सा है जो फैसला किया गया एपीसी में। तो आप इस बयानिए को सामने रखते हुए क्या आप और आपके लाइक माइंडेड लोग जो हैं वो इस्तीफे देंगे? सर जैसे मैं पहले कर चुका हूं कि ये अजीबोगरीब की सूरत हाल है, बड़े जज्बाती अंदाज में फैसला किए जा रहे हैं। तो अब मुझ समेत 4 एमपीएस और हैं, हम 5 एमपीएस को तो उन्होंने पहली पार्टी से निकाल दिया गया है। तो समझ नहीं आता कि पार्टी की आदत खुद इस्तीफे देना नहीं चाहती, इस्तीफे लेना नहीं चाहती, क्योंकि जब ऐसी सूरत हाल होती है तो पार्टी के अंदर इत्तेफाक पैदा किया जाता है और एक बयानिए पे कंसेंसस डेवलप किया जाता है। सही। तो ये चीजें अंसारी साहब लेके जा रही है, पोलराइजेशन की तरफ लेके जा रही है, पोलराइजेशन की तरफ लेके। अंसारी साहब मुझे एक बात बताएं, अब कल आपके ऊपर आपकी पार्टी की लीडरशिप या दीगर पीएमएल-एन के लीडर्स या पार्लियामेंटेरियंस आपके ऊपर जो बहुत अपने कायद से बहुत मोहब्बत करते हैं, आप पर ये इल्जाम लगा सकते हैं कि शायद आपके ऊपर एस्टेब्लिशमेंट ने दबाव डाला और उसकी वजह से आपने अपना बयानिया जो है अपने कायद के बयानिए से मुख्तलिफ किया है। नहीं, ऐसी कोई सूरत हाल नहीं। मेरा ख्याल है जब उन्होंने मुझे पहली पार्टी से निकाल दिया है तो मेरा ख्याल है लीडरशिप तो शायद ये क्लेम करने की पोजीशन में रहे ही ना जी। नहीं, अगर वो इल्जाम लगाते हैं तो आप क्या मतलब मानते हैं कि आपके ऊपर कोई दबाव डाला गया किसी भी जानिब से कि आप इस बयानिए की मुखालफत में आए, इसको मुस्तरद करें जो कि मियां नवाज शरीफ और मरियम नवाज साहिबा का बयानिया है? सर मैं गुजारिश कर चुका हूँ ना कि मुल्क और कौम से मोहब्बत जो है ना ये ईमान की निशानियों में से एक निशानी है। बिल्कुल सही। मतलब ईमान पे के ऊपर आपने ये ईमान के तराजू पर ये आपने बयानिया तोला और आपने उस ईमान के में रहते हुए ये फैसला किया। बिल्कुल सही हो गया, ठीक है। अब आप मुझे ये बताएं कि जो मोहम्मद जुबैर साहब वाली कहानी सामने आई, DGISPR एक रिस्पॉन्सिबल आदमी है, मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार साहब, वो झूठ नहीं कह सकते। आपका क्या ख्याल है कि उसके बाद जो डायरेक्शंस आई कि जी कोई शख्स भी फौज के किसी एहलकार किसी ऑफिसर से नहीं मिलेगा, आप उस बयानिए को बाय करते हैं? डू यू एग्री टू दैट? ये जो बयान जारी किया गया है कि जब भी किसी ने किसी के नुमाइंदे से बात करनी है या किसी भी शख्सियत से बात करनी है तो लीडरशिप से जो है वो पहले इजाजत ली जाए।
یہ میرا خیال ہے یہ صرف فیس سیونگ کے لیے ایسا بیان دیا گیا ہے، میڈیا کو بتانے کے لیے، لوگوں کو مطمئن کرنے کے لیے۔ جب بھی ان کے ذاتی مفادات ہوں گے وہ پس پردہ بغیر اجازت لیے لوگ ملتے رہیں گے جی، پہلے بھی ایسا ہوتا رہا ہے، اب بھی ہو رہا ہے اور آئندہ بھی یہ لوگ کریں گے جی۔ یعنی کہ آپ جو محمد زبیر صاحب ملے ہیں اور جو میجر جنرل بابر افتخار صاحب نے بات کی، آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنے لیے ریلیف مانگنے کے لیے اپنے سینئر رہنما جو کہ سابق گورنر سندھ تھے ان کو بھیجا؟ جی بالکل، ریلیف مانگنے کے لیے، وہاں پہ ڈائلاگ کرنے کے لیے بھیجا کہ کوئی ایسی راہ نکالی جائے۔ تو پس پردہ تو یہ ملتے ہیں، لیکن یہ اخلاقی جرت پیدا کرنی چاہیے نا، سامنے آ کے چیزیں کرنی چاہیے۔ جب قوم کو ہم نے لیڈ کرنا ہے تو پھر اخلاقی جرت ہونی چاہیے نا، سامنے آ کے چیزوں کو فیس کرنا چاہیے اور حقائق جو ہے ان سے قوم کو آگاہ رکھنا چاہیے۔ آگاہ رکھنے اس طرح چھپ چھپا کے چیزیں جب کریں گے تو چیزیں تو ایک وقت آتا ہے جب چیزیں سامنے آتی ہیں، جیسے زبیر صاحب پس پردہ ملے لیکن حقائق سامنے آئے، تو یہ چیزیں تو سامنے آتی ہیں نا جی پھر ٹائم پہ۔ بالکل بالکل صحیح فرمایا۔ اب آپ میری طرف سے آخری سوال ہے، میرے پینل میں بیٹھے ہوئے ہیں فخر الرحمان صاحب، بہت سینئر جرنلسٹ ہیں، وہ بھی شاید آپ سے کچھ پوچھنا چاہیے۔ عائشہ بخش صاحب ہیں لاہور سے، انہوں نے مجھے جوائن کیا ہے، وہ بھی جاننا چاہ رہی تھیں کچھ۔ مونا عالم کا مجھے معلوم نہیں ابھی انہوں نے جوائن کیا کہ نہیں۔ میرا ایک سوال آپ سے جو اس وقت میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ دوسری دفعہ ماشاءاللہ پارلیمنٹ میں بیٹھے ہیں، اب آئندہ سیاسی ماحول آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ کیا مسلم لیگ نون میں کوئی ڈویژنز آئیں گی؟ جس طرح شیخ رشید صاحب کلیم کرتے رہے، میں ان کی بات نہیں کر رہا، لیکن آپ کی اپنی سیاسی سمجھ بوجھ میں اب آپ کو کیا حالات نظر آ رہے ہیں مسلم لیگ نون کے اندر؟ کیا کوئی نیا لیڈر نکل کر آپ جیسے لائک مائنڈڈ لوگوں کو لیڈ کرنے کے لیے سامنے آئے گا، یا آپ خود کوئی لیڈنگ رول اپنائیں گے تاکہ اس بیانیے سے ہٹ کر آپ ایک نیا جو نیا نہیں مطلب آپ محب وطن بیانیے کے ساتھ ایک نئی مسلم لیگ نون کو لیڈ کرنا چاہیں گے؟ اس میں میں پہلے بھی جو ہے وہ عرض کر چکا ہوں کہ یہ جو آج کا فیصلہ ہے اس پہ ڈویژن تو لیڈرشپ نے خود بتا دیا کہ ڈویژن ہے جی۔ اگر ڈویژن کو نہ سمجھتے تو وہ 5 MPs کو آج پارٹی سے نہ نکالتے جو انہوں نے یک طرفہ فیصلہ دیا ہے۔ صحیح۔ اور پھر آپ دیکھتے ہیں کہ میڈیا کے لوگ جو ہیں وہ حالات سے ہم سے زیادہ باخبر ہوتے ہیں کہ میاں نواز شریف کا بیانیہ اور ہے، میاں شہباز شریف کا جو بیانیہ ہے وہ اور ہے۔ میاں شہباز شریف صاحب جو ہے وہ ہمیشہ مفاہمت کا راستہ اختیار کرتے ہیں، اچھا رویہ اختیار کرتے ہیں وہ ہمیشہ جی۔ تو یہ چیزیں تو اب کھل کے سامنے آ رہی ہیں۔ مریم نواز صاحبہ کا جو بیانیہ ہے وہ اور ہے، تو یہ ڈویژن تو پارٹی کے اندر ہے جی، بے شک اس کو لوگ ڈینائی کرتے رہیں، لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ پارٹی کے اندر ڈویژن ہے جی۔ صحیح۔ فخر الرحمان آپ کچھ پوچھنا چاہ رہے تھے؟ انصاری صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سب سے پہلے تو آپ نے جو فیصلہ کیا اور جس طرح سے آپ نے اپنے خیالات کا اظہار کیا تو میرے لیے باعث فخر ہے یہ بات کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے اندر اس طرح کے محب وطن جو MPAs ہیں اور عوام کے نمائندے موجود ہیں جو ڈنکے کی چوٹ کے اوپر اپنی قیادت کے غلط بیانیے کو غلط قرار دیتے ہیں۔ نہ صرف یہ بلکہ ملک سے غداری ہے، بلکہ کسی بھی دنیا کا ملک دیکھ لیں، وہاں پہ کوئی بھی اپنی فوج کے خلاف اس طرح کا بیانیہ لے کر اپنی فوج سے عوام سے لڑنے کی بات نہیں کرتا۔ تو میرے خیال میں آپ کو چاہیے اور آپ کے دیگر ساتھیوں کو بھی چاہیے کہ آپ لوگ سب برملا سامنے آئیں اور اس کی جتنی زور سے مذمت کر سکتے ہیں کریں، کیونکہ یہ پاکستان کی بات ہے، یہ پاکستان کے عوام کی بات ہے، اس میں کسی کا کوئی وہ نہیں ہے۔ یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ نواز شریف جو ہے بیرونی ایجنڈے پر اور پاکستان دشمن قوتوں کے ایجنڈے کے اوپر یہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ بالکل جی، جو بیانیہ ہوگا ایسا جس سے ملک کی سالمیت جو ہے وہ خطرے میں جائے گی، یا ہماری سیکورٹی ایجنسیز اور افواج پاکستان اور ان کی کریڈیبلٹی اور انٹیگریٹی میں کوئی کوسچن مارک لگانے کی کوشش کرے گا تو بالکل ہم ان کا راستہ روکیں گے، ہم ان کے سامنے کھڑے ہوں گے، وہ کوئی بھی ہو۔ چونکہ ہمارے بڑوں نے بھی ہمیں یہی سکھایا ہے کہ ملک اور قوم سے پیار کرنا ہے، ہمارا مذہب بھی ہمیں یہی سکھاتا ہے، تو اس پہ تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے جی۔ تو انشاءاللہ وقت کے ساتھ ساتھ سارے لوگ جو ہیں وہ ایمان پہ کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے، ملک اور قوم کے ساتھ جو محبت ہے اس پہ کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے، اور جیسے جیسے حالات سامنے آتے جائیں گے آپ دیکھیں گے کہ بہت سارے لوگ یہ آواز بلند کریں گے
कि हम बड़ी मजबूती के साथ अफवाज इंशाल्लाह। पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के साथ सही। खड़े हैं। अंसारी साहब, मुझे मालूम है कि आपका बहुत ज़्यादा वक्त ले लिया और मैं पार्टिसिपेंट से भी बात करनी है, लेकिन आपको कोई इतलात तो नहीं मिली कि आपके हलके में आपके घर पर वो जो उनके जो टाइगर्स नहीं, वो जो इनके शेर हैं मरियम नवाज साहिबा के, उन्होंने कोई अटैक तो नहीं कर दिया आपके ऊपर? ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है जी। जब बुरा वक्त आता है ना तो बंदे का जो शऊर है ना वो सलब हो जाता है जी, वो उसको समझ नहीं आती कि अपना कौन है पराया कौन है। सही। तो ये बहुत शुरू में जब कुछ एमपीए साहिबान प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से मिले थे, उन लोगों में मेरे बड़े भाई हैं, वो इंडिपेंडेंट इलेक्शन कंटेस्ट किया था उन्होंने एमएनए का जी, सही। वो भी उनमें शामिल थे। तो वो तो मुस्लिम लीग नून का हिस्सा थे ही नहीं। तो उस वक्त उन्होंने ना, वो लोग थे जो जिन्होंने इलेक्शन में मेरी मुखालफत की थी जी। ये बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है, अगर आपके पास टाइम हो तो। जी जी। जो 2018 का इलेक्शन था ना जी, मैं ये कह सकता हूँ कि मैंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ साथ मुस्लिम लीग नून को भी शिकस्त दी हुई है जी। अच्छा। वो वाह। इस तरह से कि ये जो कहते हैं ना जी कि ये पार्टी का वोट मिला है, मियां नवाज शरीफ का वोट मिला है, सही। ये एक तो हर जगह नहीं होता, दूसरा हर वक्त नहीं होता जी। गुजरांवाला में जो 2018 का इलेक्शन था, जो मेरे हलके में मेरे साथ मुस्लिम लीग नून के टिकट पे एमएनए का इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे थे, उन साहब ने मेरी मुखालफत की थी। ना सिर्फ मेरी मुखालफत की बल्कि अपने साथ एक आजाद कैंडिडेट खड़ा किया हुआ था, उसके साथ पब्लिसिटी प्रिंट करवाई हुई थी, उसके साथ कार्नर मीटिंग्स करती थी और बरबला पब्लिकली वो कहते थे कि मुस्लिम लीग नून का जो कैंडिडेट है वो अशरफ अंसारी नहीं बल्कि ये बंदा है जो मेरे साथ है जी। सही। तो इनके साथ कुछ दीगर एमपीए साहबान भी थे, वो भी मेरे मुखालफत में थे। तो क़यादत ने इस पे कोई एक्शन नहीं लिया था। और फिर मुझे जो पार्टी ने टिकट दिया था ना जी, उस पे पार्टी ने बेशुमार सर्वे कंडक्ट करवाए और मुझे टिकट आखिरी दिन दिया गया था जी। तब तक तो मैं अपनी इलेक्शन कैंपेन ऑलमोस्ट मुकम्मल कर चुके हुए थे। तो इन्होंने तो सर्वे करवाया। जब इनको पता चल गया कि पीपी 57 से अशरफ अंसारी के अलावा और कोई ऐसा कैंडिडेट नहीं है जो इलेक्शन जो सीट जीतने की पोजीशन में हो, तो इन्होंने मुझे खुशी से टिकट नहीं दिया था बल्कि मजबूरी की हालत में दिया था। और उस वक्त दिया था जब मैं ऑलमोस्ट अपनी कैंपेन मुकम्मल कर चुके थे। तो ये क्लेम नहीं कर सकते कि ये सीट जो मिली है इस पार्टी के सारे वोट बिल्कुल यकीनन जी। बहुत सारे मतलब पार्लियामेंटेरियंस ऐसे हैं जिनका अपना वोट बैंक है, बरादरी का है, इलाके का है, बहुत सारे मैटर करते हैं और टिकट एक चीज़ यकीनन इंसेंटिव होता है, लेकिन उस शख्स की अपनी खिदमात उस इलाके के लिए बहुत मैटर करती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अशरफ अंसारी साहब, आपने हमें वक्त दिया। और अगर मेरे पास वक्त है, पैनलिस्ट के पास जाऊं, ब्रेक ले लूं? अच्छा, आयशा आपकी तरफ आता हूं। आयशा, अब आपको क्या लगता है कि पंजाब में अगर इस किस्म की रिफ्ट सामने आ रही है तो पीएमएलएन का फ्यूचर क्या है? जमीन साहब बहुत शुक्रिया। पीएमएलएन का फ्यूचर इस चीज पर ही फिलहाल देखना है कि पीएमएलएन को लीड किस तरह किया जाएगा। नवाज शरीफ की फिलहाल वापसी नजर नहीं आ रही और इसमें कोई शक नहीं कि शहबाज शरीफ जो मुफाहमती सियासत कर रहे थे, फिलहाल वो पाबंदे सलासिल है, जेर हिरासत है जो मुफाहमती सियासत थी। अब मुजाहमती सियासत को लेकर मरियम नवाज लीड करती नजर आ रही हैं, जो कुछ आज हुआ CWC में भी, और एक ऐसा बयानिया मियां नवाज शरीफ और मरियम नवाज लेकर सामने आ रहे हैं जो कि एक इंतहा है, जब वो खुद कहते हैं कि कश्तियां जला दी हैं, कोई परवाह नहीं है। देखना यह कि खुद ये नून लीग कितनी जुड़ी रहती है, जिस एहतजाज का लाहे अमल तैयार किया जा रहा है पंजाब के अंदर भी और शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी को लेकर भी एहतजाज। देखना यह है कि नून लीग कितने लोग निकाल पाती है, लोग कितना जुड़ते हैं इस बयानिए के साथ। उसके बाद ही कहा जा सकता है कि खुद ये नून लीग PDM जो है उसको कितना मोटिवेट कर पाएगी। सबसे पहले नून लीग के अंदर मरियम नवाज अगर लीड करेंगी तो उनके पीछे कितने लोग खड़े होते हैं, वो इस बयानिए को कितना सपोर्ट करते हैं और फिर वो लोग सड़कों पर नून लीग के कितने लोगों को निकालेंगे, क्योंकि वोट के हिसाब से दूसरी बड़ी जमात है। तो ये देखना बहुत जरूरी है। जो बयानिया नवाज शरीफ साहब बना रहे हैं, क्योंकि नवाज शरीफ साहब पहले भी कह चुके वो जमहूरी हुए थे, उसके बाद से फिर उन्होंने जमहूरियत से बरक्स काम किए। 2009, 10, 11, 12 हम देखते रहे। फिर अब वो नजरियाती हैं, फिर नजरियाती होने के बाद वोट को इज्जत दो का नारा, फिर एक तवील खामोशी और अब दोबारा से नजरियाती होने का और इनकलाबी होने तक के मामलात। तो देखना यह कि इस पूरे के अंदर जिस पॉलिटिकल स्पेस के लिए नून लीग एफर्ट कर रही है उसमें अवाम किधर है, उनको कितनी जगह दी जाती है। अगर तो अवाम इसका हिस्सा बनते हैं तो फिर कहीं ना कहीं नून लीग स्टैंड आउट कर पाएगी। अगर पंजाब में वो कुछ करने की कोशिश करती है, अगर तो अवाम इसमें कहीं नहीं है तो फिर नून लीग के लिए भी शायद खड़ा होना उतना आसान नहीं, इतना आसान नहीं होगा। मुझे भी कहा जा रहा है वक्त हुआ एक
اور ناظرین بریک کے بعد آئیں گے تو جو عائشہ بخش نے بات کی کہ وہ پہلے بھی بہت سارے وعدے کر چکے ہیں اور آج بھی انہوں نے ایک اور وعدہ کیا اپنی CWC میں اور ان کے ورڈز تھے I will not let you down after the break. ویلکم بیک ناظرین، جو آج باتیں ہوئی اس کا بھی ہم ذکر کرتے ہیں. عائشہ بخش نے کہا کہ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا میاں نواز شریف صاحب جس طرح پہلے وعدے کرتے رہے اپنی فالوورز کے ساتھ کیا ان پر قائم دائم رہیں گے کہ نہیں، یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. آج کیا انہوں نے بات کی کہ I will never let you down CWC میں کیا کہا، یہ ذرا سن لیجئے. جو میں علم بلند کر رہا ہوں میرا ساتھ دو گے؟ اگر آپ دل سے ساتھ دو گے تو پھر میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں انشاءاللہ I will never let you down. مونا عالم انشاءاللہ، اگر آپ مجھ سے وعدہ کرتے ہو انشاءاللہ I will never let you down. نظریاتی میاں نواز شریف صاحب کا سٹیٹمنٹ کیا کہتی ہیں؟ دیکھیں ضمیر صاحب، یہ نظریاتی بننا اور پھر دوبارہ اس نظریے کو چھوڑ دینا، یہ ہم نے کوئی پہلی دفعہ نہیں دیکھا، یہ ہم نے بہت دفعہ ایسے پہلے بھی دیکھا ہوا ہے. پہلے بات یہ ہے کہ دیکھیں بڑا ایک کنوینئنٹ قسم کا یہ بیان مجھے لگتا ہے جب یہ لنڈن سے کیا جائے. آج پورا دن ہم نے ایک وربل میچ کی صورتحال دیکھی ہے. نواز شریف صاحب کوئی پچھلے کنزیکٹیو کافی روز سے وہ مسلسل تقاریر کر رہے ہیں، کبھی CWC میں، کبھی کہاں مریم نواز صاحبہ کی پریس ٹاک سامنے آ رہی ہیں. لیکن جب لنڈن سے بیٹھ کر یہ باتیں ہو رہی ہیں جہاں پر آپ صرف ہیلتھ گراؤنڈز کی بنیادوں پر گئے ہیں، تو وہ جو ایک مورالٹی کا تقاضا ہے، ایک تو سب سے پہلے تو وہ ٹارنش ہوتا ہے اس پوری چیز سے. یہ تو مجھے لگتا ہے اس میں کوئی ڈھکی چھپی بات ہی نہیں ہے. اور میاں صاحب جب بھی بات کرتے ہیں تو وہ یہ نہیں بتاتے کہ مطلب ان کی صحت کتنی ٹھیک ہوئی ہے. How can he assure his workers that he will not let them down جب تو وہ یہ نہیں بتا رہے ہیں کہ وہ وطن واپس کب آئیں گے؟ کیونکہ یقیناً وہ صرف ویڈیو خطاب کے ذریعے یا ویڈیو تقاریر کے ذریعے وہ اپنے ورکرز کو اس طرح سے انویگریٹ نہیں کر سکتے ہیں، وہ ان کو وہاں سے بیٹھ کے مورل سپورٹ نہیں دے سکتے ہیں. اگر واقعی وہ حقیقتاً یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اپنے ورکرز کو، اپنے کارکنان کو مایوس نہیں کریں گے تو پھر ان کو واپس آنا ہوگا نا. واپس آنا سب سے بڑا جو تقاضا ہے وہ تو یہ ہے کہ ان کو واپس آنا ہوگا. اور ایک شخص اگر لنڈن سے بیٹھ کے اگر جو بات کر رہا ہے، مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ کون سا اسٹیبلشمنٹ کا وہ رول نہیں ہے یا وہ کیریکٹر نہیں ہے جس کو انہوں نے ٹارنش نہ کیا ہو، خواہ وہ DG ISI کے حوالے سے بات کی ہو یا DG ISPR کے چیف آف آرمی اسٹاف یا ریٹائرڈ جنرل عاصم سلیم باجوہ صاحب کے حوالے سے بات کی ہو. جی تو یہاں پر بیٹھ کے یہ نیریٹو کون ٹو کر سکتا ہے ان کے بہاف پہ؟ مجھے صرف یہ سمجھنے سے میں کافی. بالکل صحیح ہے. فخر الرحمان، مجھے یہ بات بتائیں کہ یہ جو بیان ہے I will never let you down اور ایک پورا اس کے پیچھے ایک بیانیہ بلڈ کیا گیا، یہ بیانیہ APC میں پہلے سامنے آیا، یہ کیا وہ جو 2 ملاقاتیں تھیں جس میں باقاعدہ طور پر انکار ہو گیا بھئی کسی قسم کی ہم مدد نہیں دے سکتے، اس کے بعد بنا ہے، تو پھر اس کے بعد پھر یہ کہ I will never let you down، یہ مطلب کیا یہ کھلا تضاد نہیں ہے؟ ایکچولی وہ یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ I won't be in town therefore you won't be let down. ٹھیک ہے نا؟ تو میں آپ کو تھوڑا سا یہ بھی بتا دوں کہ آج کی جو سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ نواز شریف نے اپنے آپ کو الطاف حسین 2 کی کیٹیگری میں ڈال دیا ہے. وہ ایبسکونڈر ہیں، ان کے ہر قسم کے رائٹ آف آڈینس جو ہیں وہ ختم ہو چکے ہیں. اب ان کا بیانیہ یا ان کی کوئی بھی بات لے کے چلے گا تو وہ ود ان دی کیٹیگری آف سیڈیشن آ سکتا ہے. تو یہ بات تو کلیئر ہو گئی کہ نواز شریف جو ہے نا اب وہ پاکستان میں ان کی آڈینس کہیں پہ بھی نظر نہیں آئے گی آپ کو. دا چیپٹر از کلوز. یہ سب سے بڑی خبر ہے. 2000 میں نواز شریف جو تھے وہ اٹک قلعے میں تھے اور مرحوم کلثوم ان کی جو اہلیہ تھیں، بہت اچھی خاتون تھی، میں ان سے ملا بھی تھا اور اس وقت بھی میڈیکل گراؤنڈ پہ وہ یہاں سے چلے گئے تھے اور اس وقت بھی یہی کہہ رہے تھے آئی وونٹ لیٹ یو ڈاؤن. لیکن سب کے سب یہی سوچ رہے تھے کہ میاں صاحب کہاں چلے گئے. جو ان کے قریبی رفقا تھے ان کو خبر تک نہیں ہوئی کہ میاں صاحب اپنا سامان باندھ کے چلے گئے. پھر جب میاں صاحب نے باہر جانا تھا تو اس کے بعد وہ ڈیل کر کے چلے گئے، منتیں ترلے کر کے چلے گئے اور پھر بھی یہی کہہ رہے تھے کہ ووٹ کو عزت دو اور پھر وہ نکل گئے. اور اب بھی وہ یہی کہتے ہیں کہ آئی وونٹ لیٹ یو ڈاؤن. جب
आर्मी चीफ की एक्सटेंशन के हवाले से बातचीत आई थी, उन्होंने वोटिंग के हवाले से सपोर्ट किया था और उसके बाद वो अपनी पार्टी का सौदा करके चले गए थे। फिर भी ये कहा गया था आई वोंट लेट यू डाउन। तो ये कहानी तो अब ख़त्म हो गई है। ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि वो ज़रदारी पे बिलीव नहीं करते, और इसी तरह से जो मुस्लिम लीग नून के एक बहुत बड़ी जो तादाद है उन्होंने रिजेक्ट कर दिया है। उन्होंने उनके इस नज़रिए को जो फ़ौज के ख़िलाफ़ वो लेकर आए थे, मुल्क के अंदर अदम इस्तेहकाम मतलब पीडीएम में से हवा निकल गई है, आपका कहने का मतलब? बिल्कुल बिल्कुल। और ये एक तो मौलाना फजलुर रहमान क्या करेंगे फिर? तो अब ये सारा कुछ मौलाना फजलुर रहमान के कंधे पर आ गया है, क्योंकि आप ये भूल जाइए एपीसी का जो ख्वाब था इस मुल्क के अंदर, जो इनकलाब का एक सुनहरा जो बाब लेकर आना चाह रहे थे, वो मर गया है। और मुझे तो अब ये शक हो रहा है कि लंदन में बैठ के किसी इंडियन ने इनको ऐसा कौन सा सिरप पिलाया जिससे इनके प्लेटलेट्स जो थे वो ठीक हो गए और दिमागी तवाज़ुन जो था ना वो ख़राब हो गया और उसके बाद जो थे ना वो ये इस किस्म की पाकिस्तान मुखालिफ चीज़ें लेकर आ गई हैं। मैं आपको ये बात बिल्कुल कंफर्म बता रहा हूं। आपसे एक बात और मैं जानना चाहूँगा कि आपने 1997 में वो सारा सीन देखा था कि जब इन्होंने अदालतों, और उन्होंने आज भी यही बात की कि अदालतों के ऊपर प्रेशर डालकर फैसले लिए जा रहे हैं। ये अदालतों के ऊपर चढ़ाई कौन करता था, अदालतों से अपनी मर्जी के फैसले कौन लेता था, और आज ये कह रहे हैं कि जी मतलब इंसाफ जो है वो बराबर डी है। जनरल आसिम सलीम बाजवा साहब का उन्होंने रेफरेंस देके बात मैं आपको बता रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट पर पाकिस्तान की तारीख में हमला जो हुआ था वो इन्होंने किया था। सुप्रीम कोर्ट के अंदर और पाकिस्तान की तारीख में जो जुडिशल कू हुआ था वो इन्होंने करवाया था। रफ़ीक तारिर जो साबिक सदर थे, सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज थे, उनके ज़रिए ब्रीफ केसेस से जजेस को ख़रीदा गया था, और जो उस वक्त चीफ जस्टिस सज्जाद अली शाह जो थे उनको नौकरी से बर्खास्त किया गया था। उनके ख़िलाफ़ एक किस्म का जुडिशल कू किया गया था। और ये हमेशा से रहा है इनका कि या तो ये जज खरीदने की कोशिश करते हैं, अगर जज नहीं खरीदा जाता तो उसको स्कैंडलाइज करने की कोशिश करते हैं। आप मुझे बताएं कि अजीज़िया में इनको सज़ा हुई, एवन फील्ड में ये बरी हो गए, तो फिर ये कहते हैं ना कि हमें एवन फील्ड में भी सज़ा दें, ठीक है? मतलब और जज बशीर के ऊपर जिस तरह इन्होंने कहा कि वो उनको फारिग कर दिया, फैसला फारिग नहीं किया गया। बिल्कुल खत्म। आयशा आपकी तरफ आता हूँ। इमरान खान को लाने वाले कहाँ हैं? इमरान खान के साथ हमारा मुकाबला नहीं, इसको हम कोई अहमियत नहीं देते, ये मियां नवाज शरीफ ने कहा। ये जरा सुन लें, फिर आयशा आपका इस पे भी कमेंट चाहूंगा मैं। आप कहाँ हैं आप, और आपको लाने वाले कहाँ हैं? इमरान खान से हमारा मुकाबला नहीं है, इसको हम कोई अहमियत नहीं देते। ये सौगात जो लेकर आए हैं वो बताएं हमें, लेकिन पाकिस्तान के मौजूदा हालात को देखकर मैं अब खामोश नहीं रह सकता, मैं चुप नहीं रह सकता, और मुझे कुछ चुप कराने की कोशिश भी ना करे। क्या जनाब आयशा साहिबा, मियां नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि मैं अब चुप नहीं रह सकता और मुझे अब कोई चुप कराने की कोशिश भी ना करे। नजरियाती साबिक वजीर आजम मियां नवाज शरीफ। जमीर साहब, खामोश होना या फिर बोलना ये तो नवाज शरीफ साहब खुद फैसला करते हैं ना। वो किसी के कहने पे चुप होते हैं ना बोलना शुरू करते हैं। उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब कैसे आए या लाए गए, वो शायद भूल गए कि वो कैसे आए और लाए गए। यही अलमिया है हमारी सियासत का कि हमारे सियासतदानों और सियासी जमातों का ना जमहूरियत से कोई लेना देना है, ना नजरियात से कोई लेना देना है, ना अखलाकियात से कोई लेना देना है। आप कैसे आए, आप क्या करते रहे, कभी आपने अवाम के सामने आकर बताया ये कि मैं कैसे 80 की दहाई में इंट्रोड्यूस हुआ सियासत में, 90 की दहाई में मैं सियासत करने के लिए या हुकूमत के लिए किस तरह अपने मद्दे मुकाबिल जमात के साथ किस किस्म की सियासत करता रहा, एक खातून वजीर आजम के लिए किस तरह की कैंपेन चलाता रहा। मिसाके जमहूरियत करने के बाद बीबी के साथ फिर जब वापस जमहूरियत लौटती है तो फिर नवाज शरीफ साहब की वो जमहूरियत कहाँ गायब हो जाती है। वो नजरियाती बनते हैं तो 2 साल की खामोशी अपनी मर्जी से इख्तियार करते हैं, क्या आवाम के लिए इख्तियार करते हैं? तब आवाम के दुख का अंदाजा नहीं हुआ जो आज 2 साल बाद दुख का अंदाजा हो रहा है, इसलिए कि नवाज शरीफ साहब अपने हिसाब से अपने मामलात चला रहे थे। जब उनको लगा कि उनके मामलात नहीं चल पा रहे, जो वो चाह रहे हैं वो रिलीफ नहीं मिल रहा। ये 2 साल से शहबाज शरीफ साहब आखिर मुकायमती सियासत किसके साथ कर रहे हैं? वो कहते हैं मैं ईगोइस्टिक नहीं हूँ, वो कहते हैं मैं ईगोइस्टिक नहीं हूँ। उन्होंने आज कहा है कि मैं कोई वो मतलब वो नहीं हूँ, ईगोइस्टिक नहीं। वो कौन है जमीर साहब, आप मुझे बताइए वो कौन है? वो इगोइस्टिक नहीं है तो वो क्या है? आप बताइए। जिस वक्त वो एक वजीर आजम, जमहूरी वजीर आजम के खिलाफ अदालत जाते हैं वो क्या करते हैं? वो एक जमहूरी वजीर आजम के खिलाफ जिस तरह की पॉलिटिकल कैंपेन्स करते हैं या इलेक्शन कैंपेन्स करते हैं, वो और शहबाज शरीफ साहब वो क्या जबान और बयान इख्तियार करते हैं? मसला सिर्फ इतना है कि हम जो चाह रहे हैं वो हमें नहीं मिल रहा, तो अब हम ये तरीका इख्तियार करेंगे। हमें ये बता दिया गया है कि आपको एक प्रोसीजर के थ्रू अगर आपके मामलात इदारों में मौजूद हैं
कोर्ट्स में मौजूद हैं, लैब में मौजूद हैं, आपको वो रास्ते इख्तियार करना पड़ेगा। इसके जिम्मेदार भी वो खुद हैं। 3 बार बनने वाला वजीर आजम अगर कोई निजाम नहीं इस मुल्क में बना सका तो उनको सोचना चाहिए कि फिर वो वजीर आजम की कुर्सी पे, उधर आज के वजीर आजम को भी सोचना चाहिए, क्योंकि आप जिन वादों के साथ आते हैं आप जवाब दें सवाल जवाब दें। अगर निजाम आज 70 साल में नहीं बन सका तो आखिर तो कहीं ना कहीं ये डेमोक्रेटिक सिस्टम जिम्मेदार है, और अगर नहीं है तो फिर आप बैठें, सोचें कि आखिर कमी किस जगह पर है और क्यों है। आप वो जिम्मेदारी ही फिर क्यों उठाते हैं अगर आप उठाने के अहल नहीं है। आप एक जिम्मेदारी लेते हैं, बीइंग प्राइम मिनिस्टर, पार्लियामेंटेरियंस वहां जाते हैं, उस भारी जिम्मेदारी को अगर आप उठा नहीं सकते तो फिर वहां जाने की जरूरत क्या है? जाने की जरूरत क्या है? बिल्कुल, अभी वक्त हुआ है नाज़रीन ब्रेक का। ब्रेक आएंगे तो मजीद इसी पर बात करेंगे, क्योंकि मियां नवाज शरीफ साहब कहते हैं और उन्होंने बहुत अपने तौर पर बहुत वैलिड क्वेश्चंस उठाए और बताया कि उसकी जिम्मेदारी किस पर है। ब्रेक के बाद जी, वेलकम बैक नाज़रीन। मेरे पास इस सेगमेंट में वक्त कम है, मैं चाहता हूं प्रोड्यूसर साहब आप बताएं और जिम्मेदारी किसकी है वो ज़रा सुनवा दें, तो फिर मैं अपने पैनलिस्ट की तरफ जाता हूं। जी, फखरुर रहमान आप ही से शुरू करता हूं और मुझे बड़ा क्विक चाहिएगा। पहले डरते थे, नहीं बात करते थे, अब नहीं डरते, ये क्या बात हुई? जिम्मेदार तो समझ आती है हमें, जो इनका माफियाज चीनी आटा में सब इनका माफियाज बैठे हुए हैं, वही कंट्रोल कर रहे हैं। हाँ, तो बिल्कुल आप देख रहे हैं ना कि पनामा केस में क्या जो मनी लॉन्ड्रिंग हुई है और वो सारा कुछ जो आया है उसके ज़िम्मेदार कौन है? वो ये हैं। 10 अरब डॉलर जो थे, इसहाक डार साहब जो थे, उन्होंने जाके यूएई में इन्वेस्टमेंट की और रियल स्टेट में इन्वेस्टमेंट की। वो पैसे कहाँ से गए? यहाँ से गए, ये ज़िम्मेदार है। ठीक है, जो बिजली के महंगे कॉन्ट्रैक्ट्स किए, कौन ज़िम्मेदार है? ये ज़िम्मेदार है। सुप्रीम कोर्ट ने जो रेंटल पावर्स के हवाले से और इसके अलावा जितने भी महंगे एग्रीमेंट्स थे, कौन ज़िम्मेदार है? ये ज़िम्मेदार है। सुप्रीम कोर्ट ने उनको अनडू किया था। सारी चीज़ें तो ये करके गए हैं, पैसा लूट के ये गए हैं। और अभी जो इनके भाई के और इनके जो मनी लॉन्ड्रिंग के और टीटीओं के आसिफ अली जरदारी के निकल आ रहे हैं, ये दोनों ही ज़िम्मेदार थे ना, जिन्होंने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के ऊपर एग्रीमेंट किया था। इधर जो आने वाली जो हुकूमत है उसको तो ये इसलिए हुकूमती ख़जाने को कंगला छोड़ के चले गए थे। इन्होंने कहा था कि ये 6 महीने नहीं चल सकेंगे। इनको यकीन था कि जी हम ख़जाना खाली छोड़ के जा रहे हैं। और अभी तमाम माफियाज जो हैं आटा चीनी के, वो किसकी हैं? इनकी शुगर मिलें इनकी नहीं है, जो फ्लोर मिल्स हैं वो इनकी नहीं है। और किस तरह से मार्केट प्राइस जो है ना वो मैनिपुलेट करते हैं। हमजा शहबाज, सलमान शहबाज मुर्गी का नर्ख भी खोलते थे, अंडे का भी रेट वही खोलते थे। और आपको पता है कि किस तरह से जो पोल्ट्री इंडस्ट्री जो थी उसको उन्होंने टेक ओवर किया था। एग्जैक्टली, बिल्कुल बिल्कुल। मोना, योर टेक ऑन दिस जिम्मेदारी, क्योंकि आप बड़ी इकोनॉमी पे समझती हैं। जी, आई वॉन्ट टू क्विकली से, मैं ये कहना चाहती हूँ, मैं इतना एज जरूर नवाज शरीफ को देना चाहती हूँ। हमारे तमाम साथियों ने जस्टिस सजाद की भी बात की, उनकी अदालत की बात की, जस्टिस कयूम का किस्सा हमारे सामने है, अदलिया पर हमला, एनआरओ का किस्सा, तमाम चीजें हमारे सामने हैं। फिर बेनजीर को टार्निश करने वाली कैंपेन, एवरीथिंग इज बिफोर अस। लेकिन पनामा वाले पूरे वाकये के बाद एक दफा फिर उन्होंने ये कहा कि इस पर्टिकुलर पॉइंट के बाद से मैं नजरियाती हो गया हूँ, तो लेट्स गिव हिम दिस एज। मैं सिर्फ उनको ये एज देना चाहती हूँ। लेकिन मैं सिर्फ ये बात ऐड करना चाहती हूँ साथ साथ कि अगर वाकई मैं उन्हीं की बात पे, उन्हीं की कही भी बात पे चलूं कि वो पनामा ऑनवर्ड्स के 2017-16 के बाद से वो अगर हकीकी तौर पे नजरियाती हो गए तो ही हैज टू वॉक द टॉक। उनका नजरिया वाकई नजर आना चाहिए। मुझे सिर्फ 2 बातों के जवाब चाहिए। मुझे बाकी किसी में मादी में नहीं जाती, मैं कोई गड़े मुर्दे नहीं उखाड़ना चाहती, मैं सिर्फ 2 बातों के जवाब चाहती हूँ। पहली बात ये कि उन्होंने चुप्पी क्यों साधी थी जब वो पिछले साल लंदन चले गए थे। उनकी बेटी भी, उनका ट्विटर इतना वाइब्रेंट हुआ करता था, मरियम नवाज साहिबा का, अभी भी आप उनका हाल देख लें। मैं कहती हूँ कि आधे घंटे का वार नहीं है उनके ट्विटर को। पूरा 9 महीने, पूरे 10 महीने वो कैसे खामोश रही, किस मसलियत के तहत खामोश रही, नवाज शरीफ साहब किस मसलियत के तहत खामोश रहे? सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 2 ये कि अगर अभी भी मैं उनकी बात मान लूं तो ही इज नॉट अ मोटिवेशनल स्पीकर। वो कोई मोटिवेशनल स्पीकर थोड़ी है कि वहां लंदन से बैठ के या स्टीफन हॉकिंग की तरह वो बैठ के वो एक खिताब अपना करेंगे और वो बताएंगे वहां से और लोगों को यहाँ मोटिवेट करेंगे, यहाँ उनके फुट सोल्जर्स होंगे जो लड़ाई करेंगे उनके बिहाफ पे। नो,
اگر آپ نے واقعی اتنی بڑی جنگ لڑنی ہے، اپنے ورکرز، اپنے لیڈران، تمام پارٹی کو آپ نے اس جنگ میں گھسیٹنا ہے، تو آپ خود تو ہوں یہاں پہ، خود واپس آئیں اینڈ واک دا ٹاک. ویری رائٹ. عائشہ بخش، یور ٹیکس. ذمہ داری جو وہ ڈال رہے ہیں، اور وہ کہتے ہیں عمران خان کا میں بھی نام لیتے ہیں، ہم ڈرتے تھے پہلے اور یہ وہ، لیکن اب ہم نہیں ڈرتے. واقعی نہیں ڈرتے اب یہ؟ اسی لیے نہیں ڈرتے کہ وہاں بیٹھے. جی عائشہ. عائشہ کو آواز نہیں گئی میری؟ جی زمین صاحب آواز آ رہی ہے؟ جی بولیں. زمین صاحب میں یہ کہہ رہی ہوں کہ نامکمل اور ادھوری ملاقاتوں کی جو کہانیاں ہمارے سامنے آئی ہیں، یہ منتخب نمائندوں پر بوجھ بہت بڑھ چکا ہے. عوام کے حالات، معاشی مسائل، مہنگائی، بے روزگاری، جتنے معاملات ہیں نا، یہ باہر سے بیٹھ کے تقریروں سے نہ حل ہونے والے ہیں، نہ یہ بتائیں گے کہ آپ کتنے نظریاتی اور اخلاقی ہو چکے ہیں. یہاں آنا پڑے گا وطن واپس، لوگوں کے درمیان کھڑا ہونا پڑے گا، کیونکہ آپ ایک ریلیف لے کر گئے تھے اپنی صحت کے معاملے کو رکھ کر. حکومت یہ کہتی ہے اخلاقی طور پر ریلیف دیا گیا تھا، تو آپ کو بھی وہ اخلاقیات دکھانی پڑیں گی، واپس آنا ہوگا. وزیر اعظم صاحب نے آج جو انٹرویو دیا اس میں کہا کہ نواز شریف خطرناک کھیل کھیل رہے ہیں. یہ ملک ہے، ریاست پاکستان ہے، حکومت پاکستان ہے. اگر کہیں بھی کوئی کھیل کھیلا جا رہا ہے تو فار گاڈ سیک سب کو اپنی جگہ سوچنے کی ضرورت ہے. نواز شریف صاحب بھی سوچیں کہ ماضی میں کھیلے کھیلوں کا نتیجہ کیا رہا، ان کو کہاں کہاں جھکنا پڑا، کہاں کہاں شرمندہ ہونا پڑا. اب اس کو بس ہو جانا چاہیے. آپ لوگ عوام کے منتخب نمائندے ہیں، ان کے لیے سوچیں اور کریں، ان کے درمیان کھڑے، ان کے درمیان رہیں. سوری معذرت سے کھینچنے کی کوشش نہ کریں. تھینک یو مونا عالم. عائشہ بخش رحمان. ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے. اللہ حافظ.